गुड इवनिंग सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਈ गुड इवनिंग जी की हाल चाल ਵਧੀਆ हो सारे तंदुरुस्त हो फैमिली सारी ਵਧੀਆ है बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया आप सुनाओ क्या हाल चाल है मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है आपकी दुआएं हैं मुझे और बताओ क्या चाहिए और पता है आपको पता है एक बात बताऊं हम ऐसे फैमिली की तरह मिलके काम कर रहे हैं ना हम ऐसे फैमिली की तरह मिलके काम कर रहे हैं इससे बहुत सारे लोगों के दिल घबरा रहे हैं और बस ऐसे फैमिली बना के रखना सर ऐसे ही फैमिली बना के रखना फैमिली पता क्या होनी चाहिए एक मजबूत फैमिली होनी चाहिए जिसमें सब मिलके काम करें सब एक दूसरे को मोटिवेट करें सब एक दूसरे को इंस्पायर करें हमें ऐसी फैमिली बनानी है मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी ना तो किसी को बुरा बोलने वाला होगा ना ही बुरा सुनने वाला होगा और सबकी रिस्पेक्ट करने वाला होगा और एक दूसरे को इंस्पायर करने वाला होगा तब तो वो मेरी फैमिली का बच्चा है जो किसी की बुराई करेगा ना वो बच्चा मेरी फैमिली का नहीं है जी क्योंकि मैंने किसी की बुराई करना नहीं सिखाया मैंने हमेशा दूसरों की अच्छाई करना सिखाया है दूसरों को मोटिवेट करना सिखाया है दूसरों को इंस्पायर मैंने करना सिखाया है आप मेरी फैमिली के बच्चे तब बनोगे ठीक है तो हमेशा दूसरों को इंस्पायर करना जी दूसरों को मोटिवेट करना ये बात ध्यान देना ठीक है चलो इधर सुना ध्यान से अच्छा आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर मेरे ख्याल से 30 या 31 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमें कैपिटल गेन की रिवीजन करनी है एक क्लास हमारी हो चुकी है आज हमारी सेकंड क्लास कैपिटल गेन की है बट उससे पहले मैंने कई सारे क्वेश्चन दिए थे कैपिटल गेन में और इतने नालायक बच्चे हैं जीएसटी की रिवीजन के 1 मिलियन व्यूज हो गए हैं आपकी आपकी प्यार से आपकी प्रार्थना से उसकी कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं बट आंसर नहीं भेज रहे मुझे और मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर 400-500 बच्चा यहाँ पे लाइव बैठता है ना तो 400 कमेंट भी होने चाहिए क्वेश्चन के आंसर के और कमेंट कितने आ रहे हैं 200 उसमें 100 कमेंट कौन से हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपके 1 मिलियन व्यूज हो गए तो वो कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे मत दो अपने आप को दो क्योंकि वो सब आपने प्यार दिया सर मेरा इसमें कुछ भी नहीं है मेरा सिर्फ एक व्यू है जो मैंने देखा होगा बाकी सब व्यूज आपके हैं सारी मेहनत आपकी है सारा प्यार आपका है मुझे कुछ नहीं चाहिए मैंने कहा था मेरे को आंसर बताओ आंसर सिर्फ 100 बच्चों के हैं बाकी सारे बच्चे कहां गए थे और मैंने आपको पहले भी कहा चाहे चाहे गलत हो आंसर चाहे सही हो अगर मेरी फैमिली का बच्चा कैपिटल गेन की रिवीजन क्लास देख रहा है मैं जितने क्वेश्चन होमवर्क दूंगा डेली बेस पे आपने मुझे उसके आंसर देने हैं और एक बात और ध्यान देना सर अगर आप आंसर दोगे ना फायदा आपका ही होगा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा चेक करके कि हाँ भाई हमारे कितने क्वेश्चन सही है ठीक है जी चलो तो मैं कुछ बच्चों के नाम ले रहा हूं जी जिन्होंने मुझे होमवर्क भेजे हैं और उसमें काफी सारे बच्चों के आंसर गलत भी हैं जी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप गलती करोगे तो काफी सारे बच्चों के गलत भी हैं काफी बच्चों के सही भी हैं गलत वाले चेक करना उनसे गलती हुई कहां पे है सही वाले ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर मत आना बस अपने आप को अप्रिशिएट करना कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया ठीक है जी मैं कुछ बच्चों के नाम ले रहा हूं जी आंसर जिन जिन ने मुझे भेजे हैं एक तो शिवानी मनीषा आदिति हिमांशु नंदनी जसप्रीत अमन प्रियंका श्रुति दिव्या उसके बाद आशीष शिखा उसके बाद त्रिपाठी प्रियंका निखिल भावना उसके बाद जी प्रिया शिखा हो गया पूजा हो गया ऐश कुमारी संगीता ये कैसा नाम है कुमारी संगीता संगीता कुमारी होना चाहिए उसके बाद जी उसके बाद है त्रुपति उसके बाद नितिन है शुभम है मुस्कान है आकांक्षा है रवि है सागर है मनीष है ज्योति है उसके बाद जी आपका सदफ अख्तर मनीषा सुधांशु अभिनव मंजू उसके बाद जी प्रथमेश और मुस्कान है फिर साहिल है रितिका है प्राची है अदिति है ऐश्वर्या है पूजा है चारू है विशाखा है प्रखर है यश है और अमृता है और भी कई सारे बच्चे हैं मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से काफी सारे बच्चों ने आंसर दिए बट मैंने कुछ बच्चों के नाम ले दिए आओ जी एक बार फटाफट से होमवर्क करते हैं और चेक करना अब आपसे गलती हुई कहाँ है ठीक है फटाफट से एक काम करो जल्दी से जल्दी सारे बच्चों को दोस्तों को बुला लो भाई अब हमें रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं होमवर्क चेक करने जा रहे हैं अब कोई बच्चा ना सेशन छोड़ के नहीं जाएगा और कोई बच्चा बीच में बातचीत नहीं करेगा इधर देखो ध्यान से अब लास्ट क्लास में जो हमने कैपिटल गेन की रिवीजन स्टार्ट की थी ना एक बार फटाफट से 2 मिनट लगा के लास्ट क्लास में जो भी हमने किया एक बार उसको रिवाइज करा दूं जी ताकि फिर हमारे क्वेश्चन करेंगे फिर आज के हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे याद करो लास्ट क्लास में सेक्शन नंबर 45 1 हमने कंप्लीट कर लिया 214 हमने कंप्लीट किया 247 हमने कंप्लीट किया सेक्शन 48 हमने कंप्लीट किया और एक सेक्शन 242 कैपिटल ए कि हमारे कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कब बनेंगे वो सारी बातें हमने कंप्लीट की थी मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है पहले ये बताओ कैपिटल गेन के चैप्टर में चैप्टर हमारा स्टार्ट कहां से होगा 45 खत्म कहां पे होगा 55 कैपिटल ए तो 45 से लेके 55 कैपिटल ए तक आपके जो भी प्रोविजंस होंगे ना वो सारे के सारे कैपिटल गेन के होंगे
याद करो 45(1) हमारा चार्जिंग सेक्शन था, और चार्जिंग सेक्शन ये बात कहता है कि अगर कोई इनकम कैपिटल एसेट की ट्रांसफर से होगी, उस इनकम पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, ट्रांसफर किसे कहते हैं, कहां पे लिखा हुआ है 247, कैपिटल एसेट किसे कहते हैं, कहां पे लिखा होगा सेक्शन 214। अगर इनकम कैपिटल एसेट की ट्रांसफर से होगी, उस इनकम पे कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। ये सारी बातें हमने की थी। फिर हमने ट्रांसफर की डेफिनेशन की, फिर हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन की। वो सारी डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद ना ये समझ में आ गया भाई कैपिटल गेन जो होगा वो कब टैक्सेबल होगा। ये सारी बातें क्लियर हो गई। फिर ये सारी बातें क्लियर करने के बाद कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होगा, सेक्शन 48 ने कहा मेरे पास आ जाओ। सेक्शन 48 ये बात कहता है कि अगर तुम्हारे कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर सेल प्राइस माइनस में कोवा माइनस में कोई माइनस में ईओटी, तुम्हारा कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। और अगर वही तुम्हारे कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे तो सेल प्राइस माइनस में आई कोवा माइनस में आई कोई माइनस में ईओटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा। अब अगर लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्सेशन करेंगे, शॉर्ट टर्म होगा तो इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। ये सारी बातें हमने की थी। अब एक बच्चा कहता है सर ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे पता लगता है। याद करो लास्ट रिवीजन क्लास में सेक्शन 242 कैपिटल ए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात करता है। मेरी पूरी क्लास जानती है जी। अब देखो 3 टाइम लिमिट होंगी, या तो 36 मंथ होगा, या वो 24 मंथ होगा, या वो 12 मंथ होगा। नॉर्मल केस में क्या करेंगे जी, नॉर्मल केस में 36 मंथ करेंगे, और 6 केस में या तो होगा 12 महीने या वो होगा 24 महीने। 4 केस में 12 महीने होगा, 2 केस में 24 महीने होगा। अब वो 4 केस कौन कौन से हो गए, जल्दी बोलो। 4 केस कौन कौन से हैं, लिस्टेड सिक्योरिटी हो गया, यूनिट्स ऑफ यूटीआई हो गया, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो गया, जीरो कूपन बॉन्ड हो गया। इन 4 केस में 12 महीने हैं। लैंड और बिल्डिंग और अनलिस्टेड शेयर्स वाले केस में 24 महीने हैं, और बाकी हर केस में 36 मंथ होंगे। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में समझी थी। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे जी। एक तो होमवर्क दिया था एग्रीकल्चर लैंड वाला, कि अगर एग्रीकल्चर लैंड आपकी इंडिया में है वैसे वो कैपिटल एसेट नहीं बनती, बट अगर दो में से किसी भी एक केस में कवर हो जाती है वो कैपिटल एसेट बन जाती है। सबसे पहला केस मैंने कहा था, अगर एग्रीकल्चर लैंड किसी ऐसे म्युनिसिपैलिटी में है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उसके ऊपर है, इट इज ए कैपिटल एसेट। अगर वो उस म्युनिसिपैलिटी में नहीं है, उस म्युनिसिपैलिटी के विद इन 2 किलोमीटर में, उस म्युनिसिपैलिटी के विद इन 6 में है, विद इन 8 में है, तो भी वो कैपिटल एसेट बन जाएगी अगर पॉपुलेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। ठीक है जी। और फिर मैंने कहा था अगर बियॉन्ड 8 किलोमीटर में होगी तो पॉपुलेशन चाहे कितनी ही हो, उस केस में कैपिटल एसेट नहीं बनेगी। ये सारी बातें हमने वहां पे कंप्लीट की थी। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना फिर मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क, और 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे सेक्शन 242 कैपिटल लेके। आओ जी अब सारे चेक करते हैं। अब मैं देखता हूं मेरी फैमिली में कितने बच्चों के सही हैं और कितने बच्चों के गलत हैं। स्टार्ट करें जी होमवर्क। पक्का पक्का लो जी, इधर देखो ध्यान से। अब प्लीज बातचीत नहीं होगी जी, कोई बच्चा बातचीत नहीं करेगा जी। एक बार चेक करते हैं आपने होमवर्क में गलती कहां कहां पे की है। इधर देखो ध्यान से जी। अब अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूंगा ना, एक बार पहला क्वेश्चन चेक करना जी। आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, म्युनिसिपैलिटी के अंदर है, पॉपुलेशन आपकी 8,000 है। सोच समझ के बोलना, क्या ये एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट बनेगी नहीं बनेगी। आंसर इज नो, ये नहीं बनेगी। रीजन बोलो क्यों नहीं बनेगी। सर रीजन बोलो क्यों नहीं बनेगी। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड मेरी ऐसी म्युनिसिपैलिटी के अंदर है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से कम है, उस केस में वो एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट वाली कैटेगरी में आएगी नहीं। क्योंकि मैंने कहा था अगर वो एग्रीकल्चर लैंड ऐसी म्युनिसिपैलिटी में है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा होगी ना, उस केस में एसेट बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो भैया अगर 8,000 है, इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट, इसको बाहर निकाल दिया। आगे देखो जी, एग्रीकल्चर लैंड अगर यूपी की म्युनिसिपैलिटी में है और पॉपुलेशन 10,000 है, सॉरी कितनी है 1 लाख है। अब आपने बोल दो अगर 1 लाख है, यानी सोच समझ के बोल देना, अगर 1 लाख है तो क्या वो एसेट में कवर होगी, नहीं कवर होगी। बिल्कुल कवर होगी, क्योंकि 10,000 है उससे ज्यादा है। यस इट इज ए कैपिटल एसेट, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन सबके सही होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखना, अगला क्या निकल के आ रहा है जी। एग्रीकल्चर लैंड आपकी म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं है, बट उस म्युनिसिपैलिटी के 1 किलोमीटर में है और पॉपुलेशन 20,000 है। क्या ये एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट वाली कैटेगरी में कवर होगी नहीं होगी। सोच के बोलना यस या नो। हाँ जी यस या नो। यस कवर होगी। रीजन बोलो क्यों कवर होगी। रीजन बोलो क्यों कवर होगी। क्योंकि विद इन 2 किलोमीटर में है और पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, 1 लाख तक है, उस केस में क्या बन जाएगी कैपिटल एसेट। तो ये कैपिटल एसेट में कवर होगी। आंसर इज यस। अब इन तीनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है जी। इन तीनों क्वेश्चन में मेरे ख्याल से सारे बच्चों के सही आंसर होंगे। अब जो गलती होना स्टार्ट होगी ना, अब जो क्वेश्चन करने में मजा आएगा, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 4 से। अब जो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखना, अब देखता हूं कैसे, अब देखता हूं पता लगेगा मुझे रटने वाले बच्चे और समझने वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है।
एग्रीकल्चर लैंड आपकी म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं है जी, एग्रीकल्चर लैंड आपकी म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं है, उस म्युनिसिपैलिटी के 1.5 किलोमीटर में है, उस म्युनिसिपैलिटी के 1.5 किलोमीटर में है, और इसकी पॉपुलेशन 4 लाख है, तो क्या ये एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट बनेगी नहीं बनेगी? आंसर दो सर, मुझे आंसर दो, क्या ये कैपिटल एसेट बनेगी नहीं बनेगी, यस या नो? जो ये कह रही हैं यस बनेगी, जो कह रहे हैं यस बनेगी जी, यस वाले हैंड रेस करो, यस वाले, यस वाले जी, कई बच्चे हैं। और जो ये कह रहे हैं नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं वाले हैंड रेस करो जी, नहीं वाले, कई बच्चे कह रहे हैं नहीं बनेगी। पहले मैं पूछता हूं जो कह रहे हैं नहीं बनेगी उनसे पूछ लेता हूं जी। हाँ जी प्रिया, प्रिया आप बताओ, यहां पे आपने बोला एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं बनेगी, रीजन बोलो क्यों नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि ये विद इन 2 किलोमीटर में कवर नहीं हो रही, क्योंकि ये विद इन 2 किलोमीटर में कवर नहीं हो रही। मेरे को थोड़ा बहुत टैक्स आता है, मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा। एक बात मैंने सोच के बताओ, क्या 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में नहीं आता? सर क्या 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में नहीं आता? आता है ना। आप ये कहो सर 2 किलोमीटर में कवर हो रही है, बट 2 किलोमीटर की पॉपुलेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। और 2 किलोमीटर वाली पॉपुलेशन वाली कंडीशन क्या है? 2 किलोमीटर वाली क्या है जी? अगर विद इन 2 किलोमीटर होती है मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख, यहां पे कितनी है? 4 लाख। बच्चा कह रहा है सर इसलिए ना ये कैपिटल सेट में कवर नहीं हो रही। मेरा प्रिया आपसे ही क्वेश्चन है, प्रिया आपसे ही क्वेश्चन है, मान लिया ये 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में आता है, बट पॉपुलेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, बट क्या 1.5 किलोमीटर 6 किलोमीटर में नहीं आता? क्या 1.5 6 में नहीं आता? हाय राम, बच्चा कह रहा है सर 1.5 6 में नहीं आता। मेरे को लग रहा है मेरे को ना वो ठंडे पानी की ना पट्टियां करनी पड़ेगी सिर पे, कहीं मुझे क्लास लेते लेते बुखार ना हो जाए नालायक। एक बात में सोच के बताओ, 1.56 में नहीं आता क्या सर? 1.56 में आता तो है। क्या कहना चाह रहे हो कि ये 2 किलोमीटर वाली? एक बात मुझे बताओ, सिंपल सी बात, मेरे को एक बात बताओ, 1.5 2 में भी आता है, 1.5 6 में भी आता है, 1.5 2 में भी आता है, 1.5 6 में भी आता है, और विद इन 6 किलोमीटर में होगा तो पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए और 10 लाख तक होनी चाहिए। तो अपने बोल देना ये पॉपुलेशन क्या 6 किलोमीटर में कवर हो रही है नहीं हो रही? यस हो रही है। अगर यस हो रही है देन इट इज ए कैपिटल एसेट, यहां पे आंसर नो नहीं आएगा। मुझे पता था काफी सारे बच्चों ने गलती की होगी जी, आप में से कई नालायक बच्चों ने गलती की होगी, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आप गलती करके आते हो। सर मैं एक बार दोबारा से बोल दूं, मैं एक बार दोबारा से बोल दूं, मैंने कल भी कहा था आप गलती करके आओगे, आज भी फिर कह रहा हूं कि आप एग्जाम में गलती करोगे अगर आप अभी यहां पे समझोगे नहीं। आप लो को ध्यान से पढ़ो सर, लो को ध्यान से पढ़ो। लो में क्या लिखा है? लो में लिखा है विद इन 2 किलोमीटर, विद इन 6 किलोमीटर और विद इन 8 किलोमीटर। मतलब 0 to 2, 0 to 6 और 0 to 8 हमें चेक करना है। इट मीन अगर मेरी एग्रीकल्चर लैंड 0 to 2 में कवर नहीं हो रही तो अब 0 to 6 में चेक करो, अगर 0 to 6 में कवर नहीं हो रही 0 to 8 में चेक करो। अब क्या ये मेरी एग्रीकल्चर लैंड नो डाउट मेरी 0 to 2 वाली कंडीशन में नहीं आ रही, बट 0 to 6 वाली के अंदर तो आ रही है, और अगर 0 to 6 वाली के अंदर आ रही है इट इज ए कैपिटल एसेट, ये कैपिटल सेट में कवर हो जाएगी। इसका आंसर जो होगा जी यस में आएगा, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है जी। अब जिन बच्चों का आंसर गलत है चेक करना गलती हुई कहां है, क्योंकि आप रटने वाले बच्चे, मैंने कहा था ना रटने वाले बच्चे अलग हो जाएंगे, समझने वाले बच्चे अलग हो जाएंगे। अब जितने भी रटने वाले बच्चे हैं समझ लीजिए, रट के मत जाना कि हाँ भाई ये 2 किलोमीटर में पॉपुलेशन नहीं आ रही तो ये बनेगी नहीं। अगर 2 में नहीं आ रही तो ये चेक करो ना, क्या पता 6 में आ रही हो। अगर 2 में नहीं आ रही क्या पता 6 में आ रही हो। अगर 6 में आ रही है इट इज ए कैपिटल एसेट, बस ये बात ध्यान दो। अगला देखो जी, अगला आपने आप बोल देना अगला। अब यहाँ पे 6 किलोमीटर में आ रही है जी, यहाँ पे 6 किलोमीटर में आ रही है, पॉपुलेशन 12 लाख है। हाँ अगर 6 में आ रही है पॉपुलेशन 12 लाख है, क्या एसेट बनेगी नहीं बनेगी? यस बन जाएगी सर, यस बन जाएगी। बच्चा कह रहा है सर ये क्यों बन जाएगी? क्योंकि अगर ये 6 किलोमीटर में है, पॉपुलेशन आपने कहा था 10 लाख तक होनी चाहिए, और ये तो 10 लाख से ऊपर है। अब सोच के बोलना, अगर ये 6 वाली कंडीशन में नहीं आ रही, बट क्या 6 किलोमीटर 8 के बीच में नहीं आता? सर मेरी पूरी क्लास आंसर दे दे, क्या 6 किलोमीटर 8 में नहीं आता? आता है ना। और अगर विद इन 8 में आ रहा है, अगर विद इन 8 में आ रहा है, पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, इट इज ए कैपिटल एसेट, बस ये बात ध्यान देना। अगर ये विद इन 8 में आ रहा है और पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, इट इज ए कैपिटल एसेट ना। तो भैया ये 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर में आ रहा है और 10 लाख से ऊपर है, इट इज ए कैपिटल एसेट, ये यहां पे कवर हो जाएगा जी। आगे देखो अगला क्वेश्चन जी।
ये एग्रीकल्चर लैंड 7 किलोमीटर में है, एग्रीकल्चर लैंड 7 किलोमीटर में है, पॉपुलेशन 8 लाख है। क्या एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट बनेगी नहीं बनेगी? क्या एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट बनेगी नहीं बनेगी? यस या नो? जल्दी बोलो सर, यस या नो? यस बन जाएगी, यस बन जाएगी। मनीषा, हाँ जी मनीषा मुझे आंसर दो, क्या यस बन जाएगी? क्यों बन जाएगी? क्योंकि ये 6 किलोमीटर में कवर हो रहा है। 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर में कवर हो रहा है, 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर में कवर हो रहा है। सर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ना कोचिंग लेनी पड़ेगी मैथ की, कि पहले 6 आता है या पहले 7 आता है। सर 7 कब से 6 में कवर होने लग गया? मतलब क्या करोगे, 1 किलोमीटर में से खींच के लेके आओगे? 7 6 में कैसे आ रहा है? क्या कह रहे हो? पॉपुलेशन आ रही है। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मैं कैसे समझाऊं आपको? अगर 6 किलोमीटर में पॉपुलेशन आ रही है बट ऊपर तो 7 किलोमीटर है ना। अब अगर ऊपर 7 है तो वो विद इन 8 में कवर होगा, और अगर विद इन 8 में कवर होगा उसके लिए कंडीशन क्या है? पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर चाहिए, इसलिए कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। नोट ए कैपिटल एसेट, यहां पे क्रॉस बचेगा जी। मैंने तभी कहा था घर से बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना, आप गलती करके आओगे। क्रॉस बच गया जी, ये कैपिटल सेट नहीं बनेगी, ये बात ध्यान देना। उसके बाद देखो जी, आगे देखो जी, अब ये 1 किलोमीटर में है। हाँ जी, अगर ये 1 किलोमीटर में है, 1 किलोमीटर के लिए मतलब 1 किलोमीटर मतलब विद इन 2 में आ रही है। विद इन 2 के लिए पहली कंडीशन क्या है? 10,000 से ज्यादा हो। यहाँ पे कितनी है? 8,000 है, तो भैया 10,000 से कम है, इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट, ये बात ध्यान देना चाहिए। ये क्रॉस हो गया। उसके बाद देखो जी, उसके बाद देखो, अब यहाँ पे ये 3 किलोमीटर में आ रही है, यहाँ पे 3 किलोमीटर में आ रही है, मतलब विद इन 6 में कवर हो रही है। और विद इन 6 के लिए कंडीशन क्या थी? पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हो, 10 लाख तक हो। मैं दोबारा बोलूंगा, विद इन 6 के लिए कंडीशन क्या थी? पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर हो, 10 लाख तक हो। और यहाँ पे कितनी है? 2 लाख रुपए। क्या ये कैपिटल एसेट बन जाएगी नहीं बन जाएगी? सोच के बोलना, क्या ये कैपिटल एसेट बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? यस बन जाएगी, आंसर इज नो, ये नहीं बनेगी। आंसर इज नो, ये नहीं बनेगी। बच्चा कह रहा है सर कैसे कैसे बेकार की बातें कर रहे हो, क्यों नहीं बनेगी? भाई विद इन 6 में कवर हो रही है, कंडीशन 6 किलोमीटर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है, फिर भी क्यों नहीं बनेगी? आप चेक करो, म्युनिसिपैलिटी के अंदर की पॉपुलेशन कितनी है? 8,000 है। और मैंने पहली कंडीशन ही कहा था कि म्युनिसिपैलिटी के अंदर की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ऊपर होनी चाहिए। अब अगर म्युनिसिपैलिटी के अंदर की पॉपुलेशन ही 10,000 से कम है तो यह कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो यह एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगी। तो सबसे पहले ना, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन करो, पहले आप ये देख लेना कि म्युनिसिपैलिटी के अंदर की पॉपुलेशन कितनी है। अगर अंदर की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ऊपर होगी, फिर विद इन 2 चेक करोगे, फिर विद इन 6 चेक करोगे, फिर विद इन 8 चेक करोगे। ये बात ध्यान देना चाहिए। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो यहाँ पे कई नालायक बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन में गलती की थी, इवन कई नहीं, बहुत सारे नालायक बच्चे हैं। उससे पता लगता है कि आपने प्रैक्टिस कितने सही ढंग से किया क्लास में। कुछ नहीं पढ़ा आपने, बस आप आराम से आके बैठ गए, आज मैया का जगराता, दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता, दर्शन पाएंगे, विवेक सर रिवीजन करवाई देते हैं, हमें कोई दिक्कत थोड़ा है, हम तो करते रहेंगे रिवीजन। मैंने पहले भी कहा था, मेरे मेहनत को एडिशनल मेहनत समझना, मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत होना चाहिए। मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत होना सर, अपनी तैयारी करके चलो, साथ में ये रिवीजन करके चलो। ये रिवीजन इतनी बढ़िया करवा दूंगा, आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि हमने कुछ रिवीजन की है। बट मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाओगे, ये बिल्कुल गलत है जी। ठीक है जी। तो यहाँ पे चेक करो, 8,000 है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, इस केस में नोट ए कैपिटल सेट, यहाँ पे क्रॉस आ गया जी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हरियाणा है जी, यहाँ पे 60,000 है, यहाँ पे 9 किलोमीटर है। अब अगर 9 किलोमीटर है, अगर बियॉन्ड 8 किलोमीटर है, अगर बियॉन्ड 8 किलोमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है, नोट ए कैपिटल एसेट। अब चाहे पॉपुलेशन कितनी भी हो, अगर 8 किलोमीटर से ऊपर में है तो वो कैपिटल सेट नहीं बनेगी, बस ये बात ध्यान दो। एंड लास्ट देखो जी, 7.5 किलोमीटर, अगर 7.5 किलोमीटर है, विद इन 8 किलोमीटर है, अगर विद इन 8 किलोमीटर है तो कंडीशन 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए, यहाँ पे 11 लाख है, यस इट इज ए कैपिटल सेट, ये कैपिटल सेट बन जाएगी जी। तो अब मुझे, अभी नहीं, अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे किसके 10 में से 10 सही थे। सर ये झूठ बोल रहे हैं कई बच्चे, थोड़ी थोड़ी गलतियां हुई है, मैं सही बता रहा हूं, 10 में से 10 बहुत कम, 10 में से 10 बहुत कम बच्चों के सही है, मुझे पता है सर। और जिनके सही हैं उनको मेरी तरफ से सैल्यूट है, इट मींस आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 10 में से आपके 5 या उससे ज्यादा गलत हैं, आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ये बात ध्यान देना चाहिए, अगर 5 भी आपके सही नहीं है जी। ठीक है जी।
तो ये आंसर आपके सामने है जी, आंसर मैंने आपको बता दिए, लॉजिक मैंने क्लियर कर दिए, तो अब जाके 10 एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा इधर सुना ध्यान से, इस संडे को ना हमारी रिवीजन क्लास नहीं होगी, इस संडे को हमारा डाउट सेशन होगा। उस डाउट सेशन की मीटिंग आईडी क्या होगी, उस डाउट सेशन की मीटिंग आईडी क्या होगी मैं आपको बता दूंगा जी, ठीक है। और हम रखेंगे शाम को, कई बच्चे कह रहे हैं सर यूट्यूब पे लाइव ले लो, सर आप यूट्यूब पे लाइव में 1000 बच्चा लाइव बैठा होगा, ऐसे पानी की तरह मतलब वो ऊपर जाएंगे, मैं किसका रिप्लाई ले पाऊंगा, किसका डाउट मैं ले पाऊंगा सर। आप खुद देखते हो, अगर अगर मैं आपको ये बोल दूं आप चैट बॉक्स स्टार्ट कर दो, आप चैट बॉक्स में ऐसे स्टार्ट कर दोगे, मैं किसका मैसेज पढ़ पाऊंगा। तो मैं गूगल मीट के ऊपर ही लूंगा, चाहे मैं 2 सेशन ले लूंगा, मैं चाहे 2 सेशन ले लूंगा, बट कम से कम वहां पे ना आराम से डाउट लिए जाते हैं। लाइव आने में दिक्कत, थोड़ा सा एक बात बताओ, लाइव आने में दिक्कत क्या है, बट जो आप इतने सारे मैसेज करोगे किसी के डाउट लिए नहीं जाएंगे, कोई बच्चा बोलेगा मेरा, कोई बच्चा बोलेगा मेरा, कोई बच्चा बोलेगा मेरा, पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो संडे को गूगल मीट पे चाहे मैं 2 सेशन ले लूंगा, एक सुबह सुबह ले लूंगा, एक शाम को ले लूंगा, उसकी मीटिंग आईडी क्या होगी मैं आपको बता दूंगा, आराम से आप गूगल मीट पे ज्वाइन कर सकते हो और जो भी आपके डाउट्स हो पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमने 2 संडे से डाउट सेशन नहीं लिए, तो मे बी आपके डाउट्स काफी इकट्ठे हो गए होंगे। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप मुझसे नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी ही फैमिली के बच्चे हो, आप मेरे यूट्यूब की फैमिली के बच्चे हो ना, तो बात खत्म हो गई, आपके डाउट्स मैं लूंगा जी, जैसे भी आपके डाउट्स होंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सारे डाउट्स मैं लूंगा, ठीक है। तो इस संडे हमारा डाउट सेशन होगा, मंडे को फिर कैपिटल गेन की नेक्स्ट रिवीजन क्लास आएगी आज की क्लास के बाद, ठीक है। लो जी इधर सुनना ध्यान से, इधर सुनना, अब ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ना अगला फिर क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जी ये वाला, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, ये दोनों एग्जाम्पल दिए थे, अब एक बार चेक करना जी। एग्जाम्पल नंबर 1, एसेट आपने परचेज कब की है, एसेट आपने परचेज की है 18 नवंबर 2004 को, एसेट आपने बेची है 18 अगस्त 2020 को। पहले ये बताओ होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक बनेगा जी, होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक बनेगा जी, होल्डिंग पीरियड बनेगा 18 नवंबर 2004 से लेके, हाँ जी 18 अगस्त तक बनेगा या 17 अगस्त तक बनेगा, 17 अगस्त तक बनेगा। याद करो क्लास में जब सेक्शन 242 में मैंने करवाया था, मैंने कहा था जब ट्रांसफर करोगे ना उस ट्रांसफर से एक दिन पहले तक काउंट करेंगे। सर सेक्शन 242 में साफ साफ लिखा है कि जिस दिन आपने ट्रांसफर किया, जिस दिन आपने ट्रांसफर किया ना उससे एक दिन पहले तक काउंट करेंगे। तो अगर ट्रांसफर आपने 18 तारीख को किया तो हम काउंट करेंगे 17 अगस्त 2020 तक, ये तो होगा होल्डिंग पीरियड। अब सोच के बोल देना ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, मेरा पास पूरी क्लास का क्वेश्चन ये है कैपिटल गेन किस ईयर में टैक्सेबल होगा, जल्दी बोलो जी, कैपिटल गेन किस ईयर में टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल होगा जी आपका 2021 में। 2021 में क्यों, क्योंकि आपने ट्रांसफर किस ईयर में किया है 2021 में, तो टैक्सेबल भी किस ईयर में होगा 2021 में, इसका आंसर क्या आएगा 2021 आएगा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आओ अगले क्वेश्चन में, उसमें मजा आएगा, मेन मजा तो ना इसके अंदर आएगा। ये बताओ जी एसेट आपने परचेज की है 15 दिसंबर 2004, प्लीज बातचीत नहीं करनी है, हेलो अंकल बातचीत नहीं करनी, सीधा बैठो, सीधा बिल्कुल सीधे होके बैठो। एसेट परचेज की है 15 दिसंबर 2004, एसेट आपने सोल की है 1 अप्रैल 2021 को। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक लेंगे जी, होल्डिंग पीरियड लेंगे 15 दिसंबर 2004 से 31 मार्च 2021 तक। क्या लेंगे जी 15 दिसंबर 2004 से 31 मार्च 2021 तक, ये मेरा होल्डिंग पीरियड होगा। ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग टर्म एसेट बनेगी, लॉन्ग टर्म एसेट बनेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है कैपिटल गेन किस ईयर में टैक्सेबल होंगे। सर होल्डिंग पीरियड, ध्यान सुना, होल्डिंग पीरियड जो है वो मेरा खत्म हो चुका है 2021 में, होल्डिंग पीरियड मेरा खत्म हो चुका है 2021 में, क्योंकि 31 मार्च 21 ये 2021 के अंदर आती है। और जो मैंने सेल की है, जो मैंने सेल की है वो किसमें की है 21-22 में की है। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब देखूंगा कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं। होल्डिंग पीरियड खत्म हो रहा है 2021 में और सेल मैंने की है 21-22 में, तो टैक्सेबिलिटी इन दोनों में से किस साल में होगी जी। जो ये कह रहे हैं सर टैक्सेबल करेंगे 2021 में, प्लीज हैंड रेज 2021, चलो कई बच्चे हैं। और जो कह रहे हैं 21-22, जो कह रहे हैं 21-22, यहां पे भी कई बच्चे हैं। और कई बच्चे तो वो कह रहे हैं सर ये संसार जो है एक मिट्टी का पुतला है, ये सर मिट्टी का पुतला है सर, ये नश्वर संसार है सर, खाली आता है थे खाली आ जाना है, बड़े बड़े आए सर बड़े बड़े चले गए, विवेक सर किस खेत की मूली है, हमें कोई नहीं सुधार पाया सर, हमें कोई सुधार नहीं पाया।
हम तो इस दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया मिट्टी का पुतला है, ऐसे ही बैठी है पागलों की तरह। नालायकों, कुछ तो कम से कम पार्टिसिपेट किया करो, कम से कम कुछ तो थोड़ा थोड़ा फील करो कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मतलब बच्चा बैठा है कह रहा है मैं यस या नो क्यों करूं, मैं अपने हाथ क्यों थकाऊं, नालायक। सर यस या नो करोगे, घर बैठे बैठे करोगे, घर वालों को भी अच्छा लगेगा, बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है लाइव क्लास चल रही है। नहीं तो ऐसे देख के हंसते रहोगे ना, बड़ी दिक्कत आ रहेगी फिर आपको। इधर सुनो ध्यान से, लास्ट टाइम बोल रहा हूं जी, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, कसम है हर बच्चा जो वीडियो देख रहा है इस टाइम, हर बच्चा घर में बैठे बैठे पार्टिसिपेट करेगा। अब पता लगेगा किसको मेरी अहमियत है। जो ये कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कैपिटल गेन, ये वाला कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा 2021 में, 2021। चलो जी, कई बच्चे हैं, अब बच्चे बढ़ गए हैं। और जो कह रहे हैं टैक्सेबल होगा 21-22 में, 21-22। यहां पे काफी सारे बच्चे हैं, और करेक्ट आंसर जो है, आंसर किसने दिया 2021 जी, 2021 किसने दिया? ये गलत आंसर है नालायकों, ये गलत है। क्यों गलत है सर, क्यों गलत है? एक बात मैंने सोच के बोलना। कल हमने 45-1 रिवाइज किया था, वहां मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि कैपिटल गेन शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। मतलब जिस ईयर में आपने ट्रांसफर किए होंगे उस ईयर में टैक्सेबल होंगे। ट्रांसफर आपने 1 अप्रैल 21 को किए हैं, तो 21-22 में टैक्सेबल होंगे, बस ये बात ध्यान देना। तो मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बैंगनी, मेरे मेहरून, मेरे पिंक, मेरे नारंगी कलर के बच्चे, ये बात बस ये ध्यान देना कि जहां पे होल्डिंग पीरियड खत्म हो रहा है, जहां पे मेरा पोहा खत्म हो रहा है, कैपिटल गेन उस ईयर में टैक्सेबल नहीं होते। जिस ईयर में ट्रांसफर करते हो कैपिटल गेन, उस ईयर में टैक्सेबल होते हैं। और ट्रांसफर मैंने कब किया है? 1 अप्रैल 21, दैट इज 21-22, तो कैपिटल गेन उसी ईयर में टैक्सेबल होंगे, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, तो यहां टैक्सेबल हमें कब करने पड़ेंगे? 21-22 में। कोई दिक्कत तो नहीं है? लो जी, ये आंसर आपके सामने है जी। अब जाके हमारी लास्ट क्लास की रिवीजन पूरी हो चुकी है, होमवर्क पूरा हो चुका है जी। अब शांत होकर बैठ जाओ, अब हमें स्टार्ट करनी है आज की क्लास। और आज हमें एक ही सेक्शन रिवाइज करना है, और उस सेक्शन को अगर हम रिवाइज कर लेंगे तो ये लगा लो कैपिटल गेन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि और सेक्शन है ही नहीं आगे, और भी कई सारे सेक्शन हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हैं, बट जो सबसे मेन सेक्शन है उसको आज हम करेंगे। और अमेंडमेंट भी है, अगर आपने अमेंडमेंट क्लास देखी है तो आपको बढ़िया समझ में आएंगी, नहीं देखी है तो मैं कोशिश पूरी करूंगा समझाने की, बहुत ध्यान सुनना। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब अगर बातचीत नहीं करोगे, आने वाला आधा पौना घंटा जरूर समझ में आएगा, और बहुत बढ़िया समझ में आएगा। और जिन बच्चों को कैपिटल गेन में दिक्कत आती है वो तो बिल्कुल बातचीत ना करें, बिल्कुल बातचीत ना करें, मेरी बातों को सुने बस ध्यान से। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद अभी तक हमें यह पता लग गया कि अगर कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है तो उस केस में कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? सेल प्राइस माइनस में कोआ माइनस में कोई माइनस में ईओटी, ये शॉर्ट टर्म गेन आएंगे। और अगर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होंगे तो फिर कैपिटल गेन निकालेंगे सेल प्राइस माइनस में आई कोआ माइनस में आई कोई माइनस में ईओटी, ये लॉन्ग टर्म गेन आएंगे। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर एक डाउट आ रहा है। ये डाउट मुझे ये आ रहा है कि आपने कहा शॉर्ट टर्म वाले केस में इंडेक्सेशन नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म वाले केस में इंडेक्सेशन करेंगे। मैं कह बिल्कुल। कहता डाउट ये आ रहा है कि जो इंडेक्सेशन करेंगे वो आपने कहा कोआ को करेंगे, आपने कहा कोई को करेंगे, आपने कहा ईओटी को नहीं करेंगे। तो पहला डाउट तो ये है कि हम ईओटी को इंडेक्स क्यों नहीं करते? भाई हम ईओटी को इंडेक्स क्यों नहीं कर रहे? चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, दोनों में सेम ले रहे हैं। ये डाउट आपका, मैं चाहता हूं आप ही मुझे रिप्लाई करो, और वो रिप्लाई पता कौन करेगा? यश। यश आप रिप्लाई कर दो, पूरी फैमिली को आप रिप्लाई कर दो, बताओ जी क्या कहना क्या चाहते हो, बताओ जी पूरी फैमिली को बताओ। यहां पे हम ईओटी को इंडेक्स क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो सेम टाइम पर इंकर होती है जब हम एसेट सेल करते हैं। बहुत बढ़िया आंसर दिया सर, बहुत ध्यान सुना, यश ने क्या आंसर दिया? यश कह रहा है सर ये खर्चा सेम टाइम पर इंकर होता है जब सेल किया। अब सोच के बोलना, जब सेम टाइम पर इंकर किया होगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन कितनी है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेरे बच्चों, मेरे नोनू, मेरे सोनू, एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने 2020 में एसेट बेची तो सेम टाइम पर मैंने एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर किया, तो मार्केट में इन्फ्लेशन जो मर्जी हो इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट कह रही है इंडेक्सेशन का मेन पर्पस क्या था? इंडेक्सेशन तब करते हैं जब मार्केट में इन्फ्लेशन का फर्क पड़ता है। तो इसलिए बस ये बात ध्यान देना कि हम कोआ को इंडेक्स करते हैं, हम कोई को करते हैं, बट ईओटी को हम कभी इंडेक्स नहीं करते।
यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ईओटी को इंडेक्स क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सेम टाइम पर है, इन्फ्लेशन का फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ता, इसलिए हम उसको इंडेक्सेशन भी नहीं करते। ये बात ध्यान देना। अब ये तो था आपका डाउट, अब मेरा डाउट आपके लिए। जितने बच्चे सामने बैठे नहीं, 450-500 बच्चा जो भी सामने बैठा है, बिना डिसलाइक किए, नालायक बच्चे बिना डिसलाइक के सामने बैठ जाते हैं। और कई बच्चे तो बिना डिसलाइक किए, वो सॉरी बिना लाइक किए कह रहा हूँ। आजकल डिसलाइक, वो कल मैंने देखा 3, कल मैंने वीडियो डाली 2, इतनी अच्छी वीडियो डाली मैंने, रियलिटी मैंने फेस कराई है, उसको बच्चों ने डिसलाइक ठोक दिए। पता क्यों? उन जब होते हैं ना, जब सच बोलते हैं तो सच ना चुभता है, उसमें उन कुछ बच्चों को सच चुभा होगा। तो मैं तो कहता हूं कि उन जब उनको चुभा होगा ना, चाहे उन्होंने डिसलाइक किए हैं, सर देखो मैंने कहा ना, हर आदमी अपना कर्म कर रहा है। कोई डिसलाइक करके कर्म कर रहा है, कोई लाइक करके कर रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं जी। अब जिन बच्चों ने कल की वीडियो में डिसलाइक किया, उससे पता लगता है सच कितना चुभता है। और चुभना भी चाहिए सर, क्योंकि रियलिटी पता होनी चाहिए कि हम कहां स्टैंड करते हैं। और ये आपके भले के लिए मैंने वीडियो डाली है, आपके भले के लिए ही वीडियो डाली कि ये रियलिटी फेस कर लो, ताकि आप सुधर जाओ। क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी फैमिली का हर बच्चा उस मुकाम पे पहुंचे जहां मैंने सोचा है। आपने उतना नहीं सोचा होगा, मैंने बहुत बड़ी चीज सोची है आपके लिए। ठीक है, इधर सुना ध्यान से। अब मेरा पूरी फैमिली से डाउट है जी, मेरा पूरी फैमिली से डाउट है, मेरा पूरी फैमिली से डाउट ये है कि कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, ये हमें समझ में आ गया। कैपिटल गेन कैसे निकलेगा ये हमें समझ में आ गया भाई। सेल प्राइस में से माइनस कोआ, माइनस में कोई, माइनस में ईओटी। और अगर लॉन्ग टर्म है तो सेल प्राइस माइनस में आई कोआ, माइनस में आई कोई, माइनस में ईओटी। ये कैपिटल गेन निकल के आ गया। बट जब सेल प्राइस में से कोआ माइनस करेंगे या कोई माइनस करेंगे तो कोआ कितनी माइनस करेंगे? मेरे पास समझ पा रहे हो? मतलब हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अमाउंट कितना लेना है, हमें इंप्रूवमेंट का अमाउंट कितना लेना है, कॉस्ट का अमाउंट कितना लेना है, ये सारी बातें अगला सेक्शन जो है 55 हम उसके अंदर देखने जा रहे हैं। अब जो मैं अगला सेक्शन रिवाइज करवाने जा रहा हूं, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कि हम कोआ कितनी लेंगे और कोई कितनी लेंगे, वो हम देखने जा रहे हैं। देखो जी, एक बार चेक करना, सेक्शन नंबर 55, ये देखो जी, एक बार चेक कर लो जी। सेक्शन नंबर 55 पार्ट नंबर ए, ये हमारा कोआ का है। कोआ के 3 केस हैं। एक तो इंटेंजिबल वाले केस में क्या लेंगे, शेयर्स एंड सिक्योरिटी वाले केस में क्या लेंगे, और अदर कैपिटल एसेट वाले केस में क्या लेंगे। अदर कैपिटल एसेट वाले केस में इस बार अमेंडमेंट आई है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। अब पहले करते हैं इनटेंजिबल। पहले अगर मैं इनटेंजिबल की बात करूंगा ना, इनटेंजिबल में आप सब जानते हो जी, इनटेंजिबल में क्या आएगा जी, गुडविल आएगा, ट्रेडमार्क आएगा, पेटेंट्स आएगा, टेनेंसी राइट आएगा। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है ये इनटेंजिबल में कवर होंगी। और ये मैंने आपको क्लास के अंदर भी कहा था जी, अगर इनटेंजिबल एसेट सेल्फ जनरेटेड होंगी, मतलब आपने खुद बनाई होंगी, तो कॉस्ट लेंगे नील। और अगर कहीं से एक्वायर की होंगी तो कॉस्ट लेंगे परचेज प्राइस। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आपके फादर का बिजनेस है और आपके फादर का बिजनेस अरे बहुत बढ़िया चल रहा है। अब आपके फादर की जो बिजनेस की गुडविल होगी, क्या फादर ने कहीं से परचेज की है या खुद बनाई है? खुद बनाई है। तो अगर मेरे फादर बिजनेस बेचेंगे तो गुडविल और बिजनेस भी बेचेंगे, उस केस में पापा की गुडविल की कॉस्ट बनेगी नील। क्यों? क्योंकि वो गुडविल है सेल्फ जनरेटेड। अब आपके फादर जिसको बिजनेस बेचेंगे वो गुडविल क्या करेगा, परचेज करेगा। जब वो आगे बिजनेस बेचेगा ना, उसके हाथ में गुडविल की कॉस्ट बनेगी परचेज प्राइस। मेरी पूरी फैमिली समझ ले, मेरी पूरी फैमिली समझ ले। जिन जिन लोगों ने इनटेंजिबल एसेट सेल्फ क्रिएट की है, जिन जिन लोगों ने इनटेंजिबल एसेट सेल्फ क्रिएट की है, उसकी कॉस्ट बनेगी नील। और जिन जिन लोगों ने इनटेंजिबल एसेट एक्वायर की है, उसकी कॉस्ट बनेगा परचेज प्राइस। बट एक बात और ध्यान देना जी, यहां पे गुडविल ऑफ बिजनेस कवर है, गुडविल ऑफ प्रोफेशन कवर नहीं है। मैंने क्लास के अंदर भी आपको बताया था कि अगर प्रोफेशन की गुडविल है, अगर वो आज बेचते हो, उस केस में कॉस्ट नील नहीं बनेगी, इनडिटर्मिनेट बनेगी। उस केस में कैपिटल गेन आएंगे ही नहीं, सारा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा गुडविल ऑफ प्रोफेशन वाले केस में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि हाँ भाई प्रोफेशन की गुडविल की कॉस्ट कितनी बनती है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया प्रोफेशन की गुडविल की कॉस्ट कितनी बनती है, तो आंसर क्या आएगा, इनडिटर्मिनेट। अगर बिजनेस की गुडविल की कॉस्ट कितनी बनती है, अगर वो सेल्फ जनरेटेड है, तो कॉस्ट क्या बनेगी, नील। तो गुडविल अगर बिजनेस की होगी तो आंसर नील आएगा, गुडविल अगर प्रोफेशन की होगी तो आंसर क्या बनेगा, इनडिटर्मिनेट, मतलब इनफिनिटी। ये बात ध्यान देना। अच्छा, बच्चा ये बात कहता है सर हमें ना थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, अपने क्लास में हमें कराया था कि अगर कोई एसेट हम 141 से पहले परचेज करते हैं, याद करो अपने क्लास में किया होगा जी। ये कई बच्चे ना, पहली बात तो ऐसे उदास चेहरे बना के मत बैठा करो जैसे अपने क्लास में कुछ किया ही नहीं है।
अगर एक बार आपने पहले पढ़ा हुआ है तो ये सारी बातें याद आ रही होंगी, नहीं पढ़ा तो सर हाथ जोड़ के सॉरी है, वो डिटेल में मैं यहाँ बता नहीं सकता। ठीक है, तो ये रिवीजन क्लास चल रही है, और रिवीजन क्लास भी सही तरीके वाली चल रही है, सुपर फास्ट नहीं चल रही, बिल्कुल तरीके से चल रही है। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ आपको समझ में आएगा। इधर देखो ध्यान से, ये उदास चेहरे मत बनाओ जी। याद करो, अपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि अगर आपने कोई एसेट 1 for 1 से पहले परचेज की है, तो मैंने कहा था कि उस केस में कॉस्ट लेते हो परचेज प्राइस और 1 for 1 की एफएमबी विच एवर इज हायर। बट मैंने कहा था कि ये वाला ऑप्शन इनटेंजिबल वाले केस में नहीं होता। मतलब कहना पता क्या चाहता हूं कि अगर इनटेंजिबल एसेट आपने 1 for 1 से पहले परचेज की होगी तो एफएमबी इग्नोर करके चलोगे, जो एक्चुअल परचेज प्राइस होगा वही कॉस्ट लोगे, बस ये बात ध्यान देना। तो मेरी पूरी फैमिली ध्यान दे रही, हेलो इधर देखो ध्यान से, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो जी, मेरी पूरी फैमिली ध्यान दे। अगर आपने कोई इनटेंजिबल एसेट आपने बेची है और वो आपने परचेज की थी 1 for 1 से पहले, तो उस केस में एफएमबी इग्नोर करके चलोगे, जो एक्चुअल परचेज प्राइस होगा वही तुम्हारी कॉस्ट बनेगी, बस ये बात ध्यान दो। तो देखो जी, यहाँ पे इनटेंजिबल अगर एक्वायर है तो परचेज प्राइस, अगर सेल्फ है तो नील। और देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो जी, नो ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 for 1, मतलब 1 for 1 की जो एफएमबी होती है वो वाला ऑप्शन इस केस में अवेलेबल नहीं है। और देखो जी, अगर गुडविल ऑफ प्रोफेशन की बात करूंगा उस केस में क्या लेंगे, इनडिटर्मिनेट, कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा उस केस में, बस ये बात ध्यान देना। तो सिंपल सी ये बात ध्यान दो जी, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान देगा, उनकी बारी आ चुकी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इनटेंजिबल एसेट का बनेगा और अगर वो सेल्फ जनरेटेड होगी कॉस्ट बनेगी नील, अगर वो एक्वायर होगी तो कॉस्ट बनेगी परचेज प्राइस, और अगर 1 for 1 से पहले की होगी तो जो एक्चुअल परचेज प्राइस होगा वही कॉस्ट मानोगे, जो 1 for 1 की एफएमबी होगी उसको इग्नोर करके चलोगे, बस ये बात ध्यान देना। ये तो हो गया इनटेंजिबल एसेट। अगला केस यहाँ पे आ रहा है जी, शेयर्स एंड सिक्योरिटी। इस केस में क्या लेंगे, अब यहां पे ना थोड़ा मुझे आपको समझाना पड़ेगा। अब शेयर्स एंड सिक्योरिटी वाले केस में 3 शेयर होते हैं, एक तो होता है ओरिजिनल शेयर, एक होते हैं राइट शेयर, एक होते हैं बोनस शेयर। मैं दोबारा बोलूंगा जी, एक होते हैं ओरिजिनल शेयर, एक होते हैं राइट शेयर, एक होते हैं बोनस शेयर। सबसे पहले बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं ओरिजिनल शेयर की। ओरिजिनल शेयर मींस क्या होते हैं, जो हमने डायरेक्टली मार्केट से परचेज किए। सर एक बात मैंने सोच के बताओ, आज रिलायंस कंपनी का एक शेयर मान लो मार्केट में 1900 रुपए का चल रहा है, रिलायंस कंपनी का एक शेयर मान लो मार्केट में 2000 रुपए का चल रहा है। अब अगर मैंने 2000 रुपए का मार्केट से रिलायंस कंपनी का शेयर परचेज किया तो मेरे हाथ में कॉस्ट कितनी बन गई, सोच के बोलो ना। अगर मैंने 2000 रुपए का परचेज किया तो कॉस्ट कितनी बन गई, 2000 ही तो बन गई। तो गवर्नमेंट कहती है विवेक, ये जो रिलायंस कंपनी का शेयर तूने परचेज किया ना, ये शेयर तेरे ओरिजिनल शेयर हैं, इसका जो एक्चुअल परचेज प्राइस होगा ना वही तेरी कॉस्ट बनेगी, बस ये बात ध्यान दियो। तो मेरी फैमिली का हर बच्चा पहली बात तो ये ध्यान दे कि अगर आपके ओरिजिनल शेयर हैं तो कॉस्ट बनती है परचेज प्राइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद बात करते हैं बोनस शेयर की। आप सब जानते हैं बोनस शेयर कैसे मिलते हैं, फ्री में। रिलायंस ने 1:1 बोनस इशू कर दिया। अब अगर रिलायंस ने 1:1 बोनस इशू किया तो जो मुझे बोनस शेयर मिलेगा उसकी कॉस्ट क्या बनेगी, नील बनेगी ना। तो बोनस की कॉस्ट बनेगी नील और उसकी कॉस्ट बनेगी परचेज प्राइस, बस ये बात ध्यान दो। अब मेन मुद्दा है राइट शेयर का। क्या क्लास में कोई सिंगल बच्चा ऐसा है जो मुझे ये बता दे राइट शेयर में क्या होता है? कोई बच्चा क्लास में, सिंगल बच्चा ये बता दे राइट शेयर वाले केस में क्या होता है। यस वंदना आप बताओ, राइट शेयर वाले केस में क्या होता है, क्या करते हैं राइट शेयर में? हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करते हैं ज्यादा प्राइस पर या कम प्राइस पर, कम प्राइस पर। मतलब आपने क्या बोला कि राइट शेयर हम इशू करेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कम प्राइस पर इशू करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, आपने इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। राइट शेयर, हम राइट का ऑफर किसको देते हैं, जो अपने पुराने शेयर होल्डर होते हैं ना, सबसे पहले राइट का ऑफर जो होता है उनके पास जाता है और हमेशा कम प्राइस पर जाएगा, हमेशा कम प्राइस पर जाएगा। इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लो रिलायंस कंपनी का, प्लीज ध्यान सुना जी, ये एक कागज मेरे पास है ताकि मैं आपको समझा पाऊं। रिलायंस कंपनी के मैंने शेयर लिए हुए हैं। बातचीत बिल्कुल बंद जी। बस ये पॉइंट समझ लो सर, ये पॉइंट क्लास में समझ में आता नहीं है कई बच्चों को, मैं चाहता हूं रिवीजन क्लास में समझ में आ जाए। ध्यान सुना, कहना क्या चाह रहा हूं। रिलायंस कंपनी के मैंने 500 शेयर लिए हुए। अब अगर रिलायंस कंपनी के मैंने 500 शेयर लिए ना, तो रिलायंस कंपनी का ऑफर लेटर मेरे घर में आया। तो जब ऑफर लेटर मेरे घर में आया तो मेरे घर में
एक मतलब किसी पर्सन ने बोला कि यार विवेक, ये ना रिलायंस कंपनी का ऑफर लेटर आया है, तो इसमें ना पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो एक बार चेक कर ले। मैंने देखा, जब मैंने रिलायंस कंपनी का ऑफर लेटर ओपन किया, इसमें लिखा हुआ था जी 2,000 रुपए का शेयर, 2,000 रुपए का शेयर 1,000 रुपए का, लूट लो लूट लो, 2,000 का शेयर 1,000 रुपए का, लूट लो लूट लो, 2,000 रुपए का शेयर 1,000 रुपए का, लूट लो लूट लो, 2,000 रुपए का शेयर 1,000 रुपए का, लूट लो लूट लो। मतलब रिलायंस कंपनी ने क्या किया, मुझे राइट का ऑफर दिया। रिलायंस कंपनी ने मुझे राइट का ऑफर दिया कि 2,000 रुपए का शेयर है, 1,000 रुपए का, लूट लो। अच्छा, क्या ये शेयर मुझे लूटना ही पड़ेगा? आंसर दो सर। क्या ये शेयर मुझे लूटना ही पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं राइट का ऑफर एक्सेप्ट करूंगा तो मेरी कॉस्ट फिर 2,000 नहीं बनेगी, फिर कॉस्ट बनेगी 1,000, क्योंकि मैंने मार्केट से परचेज नहीं किया सर। मुझे कंपनी ने राइट का ऑफर दिया, ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरी कॉस्ट 1,000 बनेगी, मेरी कॉस्ट 2,000 नहीं बनेगी। कब? अगर मैं राइट का ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा। बच्चा कहता है सर, क्या ये जो आपके घर में राइट का ऑफर आया, क्या ये आप आगे किसी को दे सकते हो? बिल्कुल। ये तो बातें आपने अकाउंट्स के अंदर भी की होंगी, उसको बोलते हैं रिनाउंसमेंट ऑफ राइट। ये बातें आपकी लॉ के अंदर भी हैं। रिनाउंसमेंट ऑफ राइट का मतलब क्या जी? रिनाउंसमेंट ऑफ राइट का मतलब क्या है? अपना राइट दूसरे को रिनाउंस कर देना। अब हुआ क्या जी, मेरे पास ऑफर लेटर आया, मैंने कहा यार मुझे ना इसमें लिखा था 2,000 रुपए का शेयर 1,000 रुपए का, लूट लो लूट लो। मैंने कहा जी मुझे नहीं लूटना, मैंने कहा जी मुझे नहीं लूटना। तो मैंने क्या किया, ये ऑफर लेटर ना ऐसे ही रख दिया, ऐसे ही रख दिया। मेरे पास कॉल आ गया जी, मेरे पास मान लो हिमांशु का, एक बच्चा हिमांशु है, उसका कॉल आ गया। उसने कहा हेलो विवेक सर बोल रहे हैं? मैं कहा हाँ जी। कह रहा सर रिलायंस कंपनी के ना शेयर परचेज करने हैं। तो मैंने कहा जी मार्केट से परचेज कर लो। कह रहे नहीं नहीं सर, मैंने सुना है भाई आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं और कंपनी ने आपको ना ऑफर लेटर दिया है, तो आप वो ऑफर लेटर मुझे दे दो। तो मैंने कहा यार बात तो सही है, जब मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करने, किसी का भला हो जाए तो बढ़िया। मैं कहा ठीक है, ऐसा करो आप मेरे घर आके मुझसे मिल लो। अब हिमांशु मेरे घर आ गया, तो मैंने ऑफर लेटर यहाँ पे ऐसे सजा के रखा हुआ था। तो हिमांशु कह रहा है सर वो ऑफर लेटर आ गया, तो ऑफर लेटर मुझे दे दो सर, मैं वो शेयर परचेज कर लूंगा। मैं कहा हिमांशु अच्छा ऐसे नहीं मिलेगा ना। मैं कहा देखो ये ऑफर लेटर, मैं कहा ये ऑफर लेटर है, ये ऑफर लेटर मतलब ये कागज का टुकड़ा मैं तुम्हें 500 रुपए का दूंगा। ये कागज का टुकड़ा मैं तुम्हें 500 रुपए का दूंगा। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैं हिमांशु से, प्लीज ध्यान सुनना जी, मैं हिमांशु से 500 रुपए लूंगा और एक कागज का टुकड़ा हिमांशु को दूंगा। अच्छा हिमांशु कह रहा है सर पहले ये तो बताओ इस कागज में क्या लिखा है। मैं कहा वो नहीं बताऊंगा, बट हाँ इतना कह रहा हूं कि जब ये कागज तुम्हारे पास आएगा, तुम इस कागज से कंपनी से शेयर परचेस करोगे, तुम्हें फायदा होगा, मार्केट से कम प्राइस पर ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। चलो जी, अब हिमांशु ने क्या किया, हिमांशु ने ये 500 रुपए का नोट मुझे दिया, मैंने 500 रुपए का नोट अपनी जेब में डाला और हिमांशु को मैंने कागज का टुकड़ा दे दिया। अब प्लीज ध्यान सुना, प्लीज ध्यान सुना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरे पूरी क्लास से क्वेश्चन है, राइट का ऑफर आया किसको था? विवेक को। अगर विवेक ये राइट का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता, बोल दो यार, अगर विवेक ये राइट का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता तो विवेक की कॉस्ट कितनी बनती? 2,000 या 1,000? 1,000 मतलब जो विवेक एक्चुअली पे करता उसकी वो कॉस्ट बन जाती। अच्छा विवेक के पास ऑफर आया, विवेक ने एक्सेप्ट नहीं किया, विवेक ने हिमांशु को दे दिया। तो जब विवेक ने हिमांशु को दिया तो इसकी कॉस्ट विवेक के हाथ में कितनी बनेगी? सर मेरे हाथ में इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी? 1,000 बनेगी, 500 बनेगी। नारायण 500 तो उसने मुझे दिए हैं, मेरी कॉस्ट कितनी बनेगी? कॉस्ट सर कॉस्ट कितनी बनेगी? बच्चा कह रहा है 1,000 बनेगी। यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, अगर सही में मैं कह रहा हूं सर, अगर आप मेरे सामने होते ना, अगर आप मेरे सामने आ होते, मैं कान पकड़ के आपको समझाता। सर 1,000 कॉस्ट कैसे बनेगी? 1,000 तब बनेगी जब मैं ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लूंगा। जब मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, जब मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो मेरी कॉस्ट कितनी बनेगी? नील, मेरी कॉस्ट नील बनेगी। बट मैंने ऑफर लेटर दिया हिमांशु को, मैंने ऑफर लेटर दिया हिमांशु को, कोई बता सकता है इसकी कॉस्ट, मतलब इसकी कॉस्ट अब हिमांशु के हाथ में कितनी बनेगी जी? सर हिमांशु के हाथ में पता कितनी बनेगी? 500, ये जो उसने मुझे दिए हैं, प्लस में जब वो ऑफर लेटर खोलेगा उसमें लिखा होगा 2,000 रुपए का शेयर 1,000 रुपए का, लूट लो लूट लो, तो 1,000 रुपए वो कंपनी को दे के आएगा, प्लस जो उसने 500 मुझे दिए, तो राइट शेयर की कॉस्ट हिमांशु के हाथ में 1,500 रुपए की बनेगी। और अगर वही ऑफर लेटर मैं एक्सेप्ट करता तो मेरी कॉस्ट पड़ती 1,000, उसने एक्सेप्ट किया, वो
कंपनी से लेके आ रहा है उसकी कॉस्ट बनेगी 1500। क्यों? 1000 उसमें लिखा है और 500 रुपए उसने मुझको भी दिए हैं। ये आपका होता है राइट शेयर वाला केस। एक बार देख लो क्या लिखा है जी। ये बात आपने क्लास में अच्छे से पढ़ी होंगी जी। देखो ये क्या लिखा है, राइट शेयर। राइट शेयर अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं तो भैया प्राइस एक्चुअली पेड मेरे हाथ में कितना हो गया 1000। बट अगर रिनाउंसमेंट ऑफ राइट, अगर मैंने राइट रिनाउंस कर दिया तो पर्सन हु रिनाउंस, मतलब जिसने रिनाउंस किया, जिसने रिनाउंस किया, रिनाउंस किसने किया, हिमांशु ने या विवेक ने? हेलो मेरे बच्चों इधर देखो ध्यान से, रिनाउंस किसने किया, हिमांशु ने या विवेक ने? विवेक ने। मेरे हाथ में कोस्ट क्या पड़ गई, नील। मेरे हाथ में कोस्ट हो गई नील। अरे जिसको रिनाउंस किया हिमांशु को, उसके हाथ में कोस्ट क्या हो गई, प्राइस पेड टू द पर्सन हु रिनाउंस द राइट। मतलब उसने जो मुझे दिए कितने हो गए जी, वो 500 रुपए प्लस में अमाउंट पेड टू कंपनी वो कितने देगा, 1000 रुपए। तो 1500 रुपए कोस्ट बन गए हिमांशु के हाथ में। ये बात ध्यान देना। अच्छा सर आज जाके समझ में आया, हमें सही बताएं तो हमने क्लास में पढ़ा था सर, हमने क्लास में पढ़ा था बट हमें वहां समझ ही नहीं आया था। अब जाके हमें समझ में आया जो आपने समझाया ना हिमांशु वाला एग्जांपल लेके, तो थोड़ी सी हमें क्लैरिटी हुई है सर। मतलब अब जाके हमें लग रहा है कि आप ये बात कहना चाह रहे हो कि जिसके पास राइट का ऑफर आया अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो जो वो पे करेगा वो कॉस्ट बन जाएगी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी और को आगे दे देगा उसके हाथ में बनेगी नील, और जिसको वो आगे देगा उसके हाथ में कॉस्ट बनेगी जितना वो आपको पे करेगा प्लस जितना वो कंपनी को पे करेगा। यही तो मैं बोल रहा हूँ जी। और मैंने बोला क्या है, और पता नहीं लोग कहते हैं राइट शेयर वाले कोस्ट में, राइट शेयर वाले केस में कोस्ट हमें समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों नहीं आती। अगर एग्जांपल लेके चलोगे तुरंत समझ में आएगी। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान रखना, आपके मन में डाउट क्या आ रहा होगा जी, आपके मन में डाउट क्या आ रहा है, आपके मन में डाउट पता क्या आ रहा है, आपके मन में डाउट ये आ रहा है सर अगर शेयर्स मैंने 141 से पहले परचेज किए हैं फिर उस केस में क्या होगा। तो अगर आपने शेयर्स 141 से पहले परचेज किए हैं तो फिर जो आपने जो भी परचेज किए होंगे वो, और शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू विच एवरेज हायर, जो नॉर्मल क्लास में आप लेते थे। यहां पे देखो जी, ऑप्शन टू टेक एफएमवी एज ऑन 141 इज अवेलेबल, यहां पे अवेलेबल है। इनटेंजिबल वाले केस में अवेलेबल नहीं था जी, इनटेंजिबल वाले केस में अवेलेबल नहीं था, बट इस केस में अवेलेबल है। अगर शेयर्स आपने 141 से पहले परचेज किए हैं तो परचेज प्राइस और 141 की फेयर मार्केट वैल्यू विच एवरेज हायर जो होगी वो तुम्हारी कॉस्ट बनेगी। बस ये पर ध्यान देना जी, ठीक है जी। तो ये आपका निकल के आ गया जी कॉस्ट शेयर्स वाले केस में क्या लेते हैं। अब आ जाओ जी, मैंने कहा था कोआ वाले केस में 3 केस करने हैं, इनटेंजिबल में क्या लेंगे समझ में आ गया पूरी क्लास। अब चैट बॉक्स भरते जी, अब चैट बॉक्स भर दो जी, अब चैट बॉक्स भर दो। इनटेंजिबल वाले केस में क्या लेंगे जल्दी बोलो जी। इनटेंजिबल वाले केस में क्या लेंगे, अगर एक्वायर है तो परचेज प्राइस, अगर एक्वायर है तो, और अगर सेल्फ है तो नील। ये बात ध्यान रखना। क्या क्या 141 फेयर मार्केट वैल्यू वाला ऑप्शन क्या इनटेंजिबल में मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बात करो शेयर एंड सिक्योरिटी की, 3 केस हो गए, ओरिजिनल शेयर, राइट शेयर, बोनस शेयर। ओरिजिनल में क्या लोगे, जो परचेज प्राइस होगा। बोनस में क्या लोगे, नील। राइट में 2 केस बनोगे, या तो मैं एक्सेप्ट करूंगा या मैं आगे रिनाउंस करूंगा। अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा तो जो एक्चुअल प्राइस पे करूंगा वो केस बनेगा। अगर मैं रिनाउंस करूंगा मेरे हाथ में बनेगी नील, उसके हाथ में क्या बनेगी, जो वो मुझे पे करेगा प्लस जो वो कंपनी को पे करेगा वो उसकी कॉस्ट बनेगी। ये सारी बातें आपके सामने है। और अगर 141 से पहले परचेस करोगे तो परचेस प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 141 विच एवरेज हायर जो होगा वो तुम्हारी कॉस्ट बन जाएगी। ये तो हो गया शेयर्स वाले केस में। अब शेयर्स वाले केस के बाद आता है लास्ट पॉइंट, आता है एनी अदर कैपिटल एसेट, मतलब इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के तुम्हारी कॉस्ट क्या बनेगी। अब यहां पे अमेंडमेंट आई है। याद करो अमेंडमेंट क्लास में, और जिन बच्चों ने भी मेरा करंट वाला बैच लिया था उनको मैंने अमेंडमेंट क्लास में भी कराई थी, और जो बच्चे पुराने हैं या जो और कहीं से पढ़े हैं जिन्होंने अभी अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी, अगर अमेंडमेंट क्लास देख ली है तो अमेंडमेंट समझ में आ जाएगी, नहीं देखी है तो प्लीज ध्यान सुनना अब यहाँ पे कहना क्या चाहता हूं। अब उन दोनों को छोड़ के, उन दोनों को छोड़ के जो भी आपकी दूसरी एसेट्स होगी, मतलब ज्वेलरी, ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स, लैंड, बिल्डिंग, उस केस में गवर्नमेंट कहती है अगर आपने एनी अदर कैपिटल एसेट अगर 141 से पहले परचेस की है, तो अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक क्या करते थे, अगर 141 से पहले ली है तो परचेस प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवरेज हायर हम कॉस्ट लेते थे। भाई अगर कोई भी एसेट आपने 141 से पहले ली है तो हम कॉस्ट क्या लेते थे, परचेस प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवरेज हायर, हम ये कॉस्ट लेते थे। अच्छा पहली बात ये बताओ, ये 141 की एफएमवी क्यों ले रहा हूं, इसका लॉजिक क्लियर है ना, लॉजिक क्लियर है ना, क्योंकि याद करो मैंने क्लास में कहा था 141 के पहले के इंडेक्स रेट ही नहीं है।
सर जो हम इंडेक्सेशन करते हैं कैपिटल गेन निकालने के लिए, हम क्या करते हैं 141 से इंडेक्स करते हैं ना। अब अगर 141 से पहले के इंडेक्स रेट ही नहीं है, अगर 141 से पहले के इंडेक्स रेट नहीं है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला 141 की एफएमवी ले लो। इसलिए हमको हर हर क्वेश्चन में चेक करते हैं, अगर एसेट 141 के बाद है तो नॉर्मल इंडेक्स कर दो, अगर 141 से पहले किया तो परचेज प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवरेज हायर जो होगा वो कॉस्ट बनती है, उसके बेस पे इंडेक्स करते हैं, देन कैपिटल गेन निकालते हैं। अब यहां पे मुझे करानी है अमेंडमेंट, अमेंडमेंट करानी है जी। इधर सुना ध्यान से, अब अमेंडमेंट जो है मैं आपको दिखा देता हूं जी। ये लो जी, ये आपका है जी सेक्शन नंबर 55, ये आपका सेक्शन नंबर 55 है। देखो जी अब यहां पे बात कहना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना जी, यहां पे बात कहना चाह रहे हैं इन केस कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। मतलब पहली बात, ये अमेंडमेंट हर केस में एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ लैंड और बिल्डिंग वाले केस में एप्लीकेबल है। इन केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, द फेयर मार्केट वैल्यू as on 141 shall not exceed the stamp duty value wherever available of such asset as on 141। लो जी, कहना क्या चाह रहे हैं, इट मीन अब ये बात कहना चाह रहे हैं सर मेरी क्लास का हर बच्चा अगले आने वाले 15 मिनट, अगर 15 मिनट मुझे सुन लेगा ना, ये लगा ले एग्जाम में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इतनी गारंटी दे सकता हूं जी, इतनी गारंटी दे सकता हूं सर, ये अमेंडमेंट घर पढ़ोगे समझ में नहीं आएंगी, अभी समझा दूंगा समझ में आ जाएगी। अमेंडमेंट क्लास में भी समझाई थी बट अभी भी समझा रहा हूं। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम क्या करते थे, जिन्होंने पुराना लॉ पढ़ा है, जो नया लॉ पढ़ के बैठे उनकी बात नहीं करा, जिन्होंने पुराना लॉ पढ़ा है, अभी तक हम क्या करते थे, अगर प्रॉपर्टी 141 से पहले परचेज की है तो परचेज प्राइस और 141 की एफएमवी विच एवरेज हायर लेते थे। गवर्नमेंट कहती आज भी वही लेना है, आज भी वही लेनी है, बट लैंड और बिल्डिंग वाले केस में तुम देख लेना। लैंड बिल्डिंग वाले केस में क्या कहना चाह रहे हैं, लैंड बिल्डिंग वाले केस में कहना चाह रहे हैं कि 141 से पहले अगर लैंड बिल्डिंग परचेज की है तो परचेज प्राइस और एफएमबी विच एवरेज हायर तुम तब लोगे अगर तुम्हारी एफएमबी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं है। मतलब अब गवर्नमेंट कह रही है विवेक, लैंड बिल्डिंग वाले केस में ना तुझे पता है हम एफएमबी नहीं देखते, हम नॉर्मली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखते हैं, हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखते हैं। तो हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। कह रहे अगर तेरी प्रॉपर्टी 141 से पहले तूने की होगी ना, तो जब तू परचेज प्राइस और एफएमवी विच एवरेज हायर देखेगा तो बस ये देख लियो तेरी एफएमवी तेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा ना हो। क्योंकि अगर तेरी एफएमवी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, अगर तेरी एफएमवी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो कंपैरिजन फिर परचेज प्राइस और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के बीच में होगा, फिर एफएमवी के बीच में नहीं होगा। अच्छा, एक बार सर दोबारा, एक बार दोबारा बोलना, एक बार दोबारा बोलना, ये तो बड़ा दिक्कत वाली काम आ गई। दिक्कत वाला काम नहीं है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा लैंड बिल्डिंग वाला, बस तब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 141 की एसडीवी भी दी होगी, 141 की एफएमवी। अगर एसडीवी दी नहीं है, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 141 की दी ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म, फिर तो एफएमवी ले लो। बट अगर एसडीवी दी है फिर चेक करो एसडीवी और एफएमवी, इन दोनों को पहले कंपेयर करो, इन दोनों में से जो भी लेस होगा ना उसको कंपेयर करोगे परचेज प्राइस से, फिर जो हायर होगा वो तुम्हारी कॉस्ट बनेगी। और हां अगर लैंड बिल्डिंग नहीं है, कोई दूसरी कैपिटल एसेट है, तो उसमें पहले भी एफएमवी लेते थे, आज भी एफएमवी लेते हैं। देखो जी मैंने यहां पे ना डायग्राम बनवाया था आपको अमेंडमेंट क्लास के अंदर, अगर किसी बच्चे ने अमेंडमेंट क्लास देखी हो, यहां पे ध्यान से देखना जी क्या लिखा हुआ है। देखो कैपिटल एसेट, अगर कैपिटल एसेट है लैंड बिल्डिंग और बोथ और अदर कैपिटल एसेट। पहले बात करते हैं अदर की, पहले अदर की बात करते हैं। अगर 141 से पहले परचेज किया तो परचेज प्राइस और एफएमवी एज ऑन 141 विच एवरेज हायर, ये तुम्हारी कॉस्ट बनेगी, जो पहले करते थे वो भी आज ही करते हैं। अब लैंड बिल्डिंग वाले केस में अगर ध्यान सुना, अगर 141 से पहले परचेज किया तो परचेज प्राइस, ये तो पहले भी था, परचेज प्राइस पहले भी था, एफएमवी एज ऑन 141 और एसडीवी एज ऑन 141 इफ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो इनमें से जो भी लेस वैल्यू होगी, जो लेस वैल्यू होगी ना उसको कंपेयर करोगे परचेज प्राइस से, विच एवरेज हायर, ये तुम्हारी कॉस्ट बनेगी। कई बच्चे इसकी गलत इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं जी, कई बच्चे इसकी गलत इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं, और कई बच्चे गलत पढ़ लेते हैं जो सेल्फ स्टडी करके बैठे हैं। उनको ये लगता है कि अब इमूवेबल वाले केस में एफएमवी देखनी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा जी,
सर मैं ये नहीं कह रहा आपके सामने ना, चलो मेरी लैंग्वेज पे विश्वास नहीं है तो आप बेयर एक्ट पे विश्वास करोगे? ये आपके सामने बेयर एक्ट है, ये आपके सामने बेयर एक्ट है। वो ये बात कहना चाह रहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू तुम्हारी एसडीवी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो ये कहीं कह ही नहीं रहा कि लैंड बिल्डिंग वाले केस में हम एफएमवी इग्नोर करेंगे। वो कह रहा है एफएमवी भी ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? अगर तुम्हारी एफएमवी एसडीवी से कम होगी। तो मतलब अब कंपैरिजन जब करोगे ना, कंपैरिजन करोगे तो सबसे पहला आप ये देख लेना एफएमवी और एसडीवी इनमें से लेस क्या है। जो लेस होगा ना उसको परचेज प्राइस से कंपेयर करना, और जो हायर होगा वो तुम्हारी कॉस्ट होगी। सर सर आप इसका हमें कुछ एक दो एग्जांपल देके समझा सकते हो? एग्जांपल एक नहीं 3 एग्जांपल देके समझाऊंगा। मैंने अमेंडमेंट क्लास में भी दिए थे, यहां पर भी दूंगा। 3 एग्जांपल आपके सामने। सबसे पहला ये देखो जी, वीजी। मान लो मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर की है। कब एक्वायर की है? 2 अगस्त 95 मतलब 2001 से पहले। 2001 से पहले मैंने एक्वायर की है 2 लाख रुपए की। एंड उसकी एफएमवी जो है 141 को 4 लाख है और एसडीवी 141 को 3.5 लाख है। बताओ जी कॉस्ट कितनी बनेगी? जब इसकी मैं कॉस्ट निकालूंगा इंडेक्सेशन करने के लिए, कॉस्ट कितनी बनेगी? मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, बताओ ना मेरी कॉस्ट कितनी बनेगी? कॉस्ट कितनी बनेगी? अब पहले तो ये बताओ, अगर ये एसडीवी वाला कॉन्सेप्ट ना होता, अगर एसडीवी वाली अमेंडमेंट ना होती तो आप क्या करते थे? 141 से पहले प्रॉपर्टी परचेज है तो फिर क्या करते थे? परचेज प्राइस, बोलो ना हाँ, परचेज प्राइस और एफएमवी विच एवरेज हायर, तो कॉस्ट कर लेते थे 4 लाख। अब गवर्नमेंट कह रही है 4 लाख नहीं लेनी। अब गवर्नमेंट कह रही है परचेज प्राइस और अब यहां पे क्या आएगा? वो डिपेंड करेगा एसडीवी और एफएमवी में से लेस क्या है। अच्छा एफएमवी 4 लाख है, एसडीवी 3.5 लाख है, लेस क्या बनेगा? 3.5 लाख। तो अब कंपैरिजन जो करोगे ना वो 2 लाख और 3.5 लाख का करोगे। अच्छा अब अमेंडमेंट समझ में आ गई सर। मतलब आप ये बात कहना चाह रहे हो अगर एफएमवी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो कंपैरिजन करेंगे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। आंसर इज यस। तो देखना 2 और 3.5 हायर क्या बन गई? 3.5। तो अब कॉस्ट बनेगी 3.5। ये अमेंडमेंट का फर्क पड़ गया। अगर अमेंडमेंट ना होती तो कॉस्ट मेरी बन रही थी 4 लाख, अमेंडमेंट आने के बाद मेरी कॉस्ट बन रही है 3.5 लाख। बस ये बात ध्यान है। बट ये अमेंडमेंट लैंड और बिल्डिंग वाले केस में एप्लीकेबल है और किसी केस में एप्लीकेबल नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी। हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है 25 जुलाई 1995 में जी। कितने की परचेज की है? 3 लाख की। एफएमबी जो है 4.5 लाख की है। एसडीवी अवेलेबल ही नहीं है। हाँ जी, एसडीवी अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर एसडीवी अवेलेबल नहीं है तो भैया बात ही खत्म होगी। फिर कंपैरिजन किस में करेंगे? परचेज प्राइस और एफएमबी विच एवरेज हायर। तो हायर क्या बनेगा? 4.5 लाख। तो कॉस्ट क्या बन जाएगी? 4.5 लाख। इसमें कोई क्लेश ही नहीं है, इसमें कोई क्लेश ही नहीं है। एग्जाम्पल 3, हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है 25 जुलाई 98 को 2 लाख की। 2 लाख की एफएमवी है 141 को 4 लाख। एफएमवी है 141 की 4 लाख। एसडीवी है 141 की 4.5 लाख। कॉस्ट कितनी बनेगी? हेलो जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट से बोलो जी। कॉस्ट कितनी बनेगी? कॉस्ट कितनी बनेगी? 2 लाख बनेगी, 4 लाख बनेगी या 4.5 लाख बनेगी? कॉस्ट कितनी बनेगी? 2 लाख बनेगी, 4 लाख बनेगी या 4.5 लाख बनेगी? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इतने नालायक बच्चे हैं, इतने नालायक बच्चे हैं कि मैं आपको क्या बोलूं। बच्चे कह रहे हैं 4.5 लाख कॉस्ट बनेगी। 4.5 लाख क्यों बनेगी भाई? 4.5 लाख कॉस्ट क्यों बनेगी? क्योंकि परचेज प्राइस और एसडीवी विच एवरेज हायर। क्या मैंने ये लो पढ़ाया है? ये मेरा बाहर रह के नाम खराब करोगे कि विवेक सर से मैंने ये पढ़ा है? मैंने तो ये नहीं पढ़ा है जी, मैंने ये नहीं पढ़ा है सर। आप चेक करो, मैंने क्या कहा था कि 141 से पहले तो परचेज प्राइस और इन दोनों में से किससे कंपेयर करना है वो डिपेंड करेगा इनमें से लेस क्या है। तो एफएमवी और एसडीवी लेस क्या है? एफएमवी। तो कंपैरिजन करोगे 2 और 4, हायर बनेगा 4, तो 4 कॉस्ट बनेगी। तो मेरे बच्चे रटने वाले बच्चे, कंपैरिजन 4.5 लाख से मत करना, कंपैरिजन एसडीवी में मत करना। आप पहले देखना एसडीवी और एफएमवी में से जो लेस होगा उस लेस वाले से कंपैरिजन करोगे। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है? देखो ये अमेंडमेंट आई है जी। सर आप ना हमें ना 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे देना। दे दूंगा, होमवर्क में दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले अपने दिमाग में सेट करो कि भैया कॉस्ट किस किस केस में कितनी बननी है, ठीक है? लो जी, अब मुझे फटाफट से क्लियर करो जी, अब मुझे फटाफट से क्लियर करो। अब जो लास्ट पॉइंट हम कर रहे थे एनी अदर कैपिटल सेट वाला, उसके 2 केस हो गए जी। लैंड बिल्डिंग वाले केस में अलग करेंगे, अदर वाले केस में अलग करेंगे। अदर वाले केस में सिंपल है, जो पहले था वो आज भी है। अगर प्रॉपर्टी 141 से पहले की है तो परचेज प्राइस और 141 की एफएमवी विच एवरेज हायर, ये कॉस्ट बनेगी। अगर लैंड बिल्डिंग वाला केस है
और 141 से पहले तो परचेज प्राइस और एसडीवी और एफएमबी विच एवर इज लेस, जो लेस होगा वो परचेज प्राइस से कंपेयर करोगे, विच एवर इज हायर वो तुम्हारी कॉस्ट बनेगी। ये सारी बातें निकल के आ रही हैं जी। तो ये तो हो गया जी हमारा सेक्शन 55 कोआ कितनी लेते हैं। अब आ जाओ जी कोई वाले केस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वो तो बिल्कुल सिंपल है, एक बार चेक करना जी। अगर मैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करूंगा जी, ये तो बिल्कुल सिंपल है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटेंजिबल वाले केस में कितनी लेती है, नील। इनटेंजिबल वाले केस में कितनी लेनी है, नील। और एनी अदर वाले केस में जो एक्चुअल खर्चा आपने किया होगा वो लोगे। और अगर 141 से पहले की कोई भी इंप्रूवमेंट है, ये बात मैंने आपको क्लास के अंदर ही बताई थी, आप इग्नोर करके चलोगे जी। ये बात मैंने पहले भी कही थी। अगर इंप्रूवमेंट, याद रहा मैंने क्या डायलॉग बोला था, जो मेरी फैमिली के बच्चे होंगे, जो रेगुलर बैच के बच्चे होंगे, उनको पता होगा, मैंने कहा था अगर इंप्रूवमेंट 141 से पहले की है तो आपने वही करना है जो लड़कियां लड़कों के साथ करती हैं, इग्नोर। बच्चा कह रहा आपको करती होंगी इग्नोर, हाँ मुझे तो करती हैं, नालायक। बच्चा कह रहा हमको हमको इग्नोर नहीं करती है, तुम तो क्यूट क्यूट से बच्चे हो ना, तुम तो मेरे बैंगनी कलर के बच्चे हो, मेहरून कलर के बच्चे हो, पीले कलर के बच्चे हो, ब्लैक कलर के बच्चे हो, तुम्हें कहां से इग्नोर करेंगे, नालायक। याद करने के लिए बस ये पॉइंट याद करने के लिए है कि अगर 141 से पहले की कोई भी इंप्रूवमेंट है तो क्या करेंगे, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। 141 से पहले की सारी इंप्रूवमेंट हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। तो 141 से पहले की आपको इंप्रूवमेंट इग्नोर करके चलनी है। और मैं ये नहीं कह रहा कॉस्ट इग्नोर करके चलनी है, इंप्रूवमेंट जो है वो इग्नोर करके चलनी है। तो अब जाके जी हमारा कोआ वाला केस हो गया, अब जाके हमारा कोई वाला केस हो गया। अब पॉइंट रह गया इंडेक्सेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा ना इंडेक्सेशन कैसे करते हैं वो बता दूं, क्योंकि मुझे फिर आपको घर से होमवर्क भी देना है जी। मुझे आपको घर से होमवर्क भी देना है और बिना होमवर्क के मैं जाने दूंगा नहीं। और मैं उम्मीद करूंगा और कम से कम 400 बच्चों के कमेंट आए होंगे जी। और जितने बच्चे देख रहे हैं, अगर एक एक बच्चे ने कमेंट नहीं किया, पाप लगेगा जी। माता रानी पाप लगाई, देख लो रात को ना फिर सपने आएंगे, काली माता आएगी और फिर ऐसे सांप आपको ऐसे सांप नाचेगा आपके सामने। बच्चा कह रहा है हाय राम कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर। मजाक कर रहा हूँ मेरे बच्चों, आपके सपने भी मैं कह रहा हूँ भगवान इतने अच्छे दे, बहुत अच्छे दे, मेरी सारी दुआएं आपको लग जाएं जी। मैं कहता हूँ मेरे दिल की एक एक रूह ये बात कहती है, मेरी सारी खुशियां आपको लग जाएं। और बताओ क्या चाहते हो। ये लो इधर सुना ध्यान से। अब मैं आपको ना एक पॉइंट बता रहा हूं इंडेक्सेशन कैसे करना है, और फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा जी। ये लो जी। ये लो। अब यहां पे देखना जी, एक घर है, एक घर है, 2 मिनट देख लो जी, बस 2 मिनट देख लो। एक घर है, इस घर को आपने 25 जुलाई 1995 को परचेज किया 5 लाख का, ठीक है। 141 को इसकी एफएमवी है, इसकी एफएमवी है 8 लाख। और 141 को ही इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दी है, इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दी है 6 लाख, ठीक है। और इस घर में आपने कुछ इंप्रूवमेंट करवाई है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करवाई है, इंप्रूवमेंट करवाई है। इंप्रूवमेंट आपने कराई है 25 अगस्त 99 को 10,000 रुपए की। फिर आपने इंप्रूवमेंट कराई 25 जनवरी 2001 को 50,000 रुपए की। और फिर आपने इंप्रूवमेंट कराई है 25 नवंबर 2005 को 50,000 रुपए की, ये कराई है इंप्रूवमेंट। और आपने 27 दिसंबर 2020 को ये घर आपने बेच दिया। कितने का बेच दिया, 80 लाख का। 80 लाख का घर बेच दिया, ठीक है। 80 लाख का आपने घर बेच दिया। उसके बाद जी आपने 80 लाख का घर बेचा, और जब आपने घर बेचा एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर आपने किए जी 1 लाख रुपए। लो जी कैपिटल गेन निकालना है। कैपिटल गेन कितना आएगा ये आपने निकालना है जी। कैपिटल गेन कितना आएगा ये मैं करवा रहा हूं जी, ये मैं करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क, आपने दोनों के आंसर घर से करके आने। ये मैं करवाऊंगा, 2 मैं आपको होमवर्क दूंगा, दोनों आपने घर से करके आने। इधर देखना ध्यान से। सबसे पहले सेल प्राइस मैं क्या लूंगा जी, सेल प्राइस मैं क्या लूंगा 80 लाख रुपए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। पहली बात एक बात बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म है जी। अगर प्रॉपर्टी 1995 में परचेज की, 2020 में बेची, 24 महीने के बाद बेची है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब इंडेक्सेशन होगा, इंडेक्सेशन होगा। अब यहां पे सेल प्राइस 80 लाख रुपए, माइनस में यहां पे आएगा आई कोआ, माइनस में आई कोआ। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब कोई गलती नहीं करेगा, कोई गलती नहीं करेगा। कॉस्ट कितनी लूंगा, 5 लाख, 8 लाख या 6 लाख।
मेरे बच्चों जल्दी आंसर दो, कॉस्ट कितनी लूंगा? 5 लाख, 8 लाख या 6 लाख? 8 लाख लूंगा। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, बुद्धि दे नालायक, 7 बादाम सुबह के खाया करो। सर 8 लाख क्यों लूंगा? अभी मेरा ना पता गला जवाब दे गया है। 8 लाख मैं क्यों लूंगा? अभी मैंने कहा इन दोनों में से जो भी लेस होगा उसको कंपेयर करोगे इससे, और जो हायर होगा वो तुम्हारी कॉस्ट होगी। सर अभी मैंने कहा 2 मिनट पहले कि अब गवर्नमेंट कह रही है कि एफएमवी अगर एसडीवी से ज्यादा है तो एसडीवी कंपेयर करोगे, तो 5 और 6 हायर क्या बनेगा? 6, तो कॉस्ट लोगे 6 लाख। सर इस 6 लाख को आप इंडेक्स करोगे डिवाइड बाय 100। आपको मैं इंडेक्स रेट दिखा देता हूं जी, 1 मिनट रुक जाना। इंडेक्स रेट, इंडेक्स रेट, इंडेक्स रेट, इंडेक्स रेट, इंडेक्स रेट, ये लो यहाँ पे होंगे इंडेक्स रेट। वैसे आपके घर में जो बुक होंगी किसी भी टीचर की होंगी, अगर मेरी होंगी तो मेरी है, नहीं तो किसी भी टीचर की होंगी, इंडेक्स रेट उसमें दिए होंगे। तो मैं घर से होमवर्क दूंगा, उसमें इंडेक्स रेट आप देख लेना जी। ये लो जी इंडेक्स रेट आपको ये दिए हुए हैं यहाँ पे, 2021 का 301 ये इंडेक्स रेट है। अब एक बार चेक करना जी। अब यहाँ पे कॉस्ट मतलब 1 2 के हम क्या लेंगे? डिवाइड बाय 100, और सेल मैंने कब किया? 2021 में, मल्टीप्लाई करूंगा 301 से। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा जी, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 301 से, ये मेरी आई कोआ निकल के आ गई। उसके बाद इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट जी, आई कोई 141 से पहले की इंप्रूवमेंट इग्नोर करते हैं। दोबारा बोलो, 141 से पहले की इंप्रूवमेंट इग्नोर करते हैं। ये इग्नोर करूंगा, ये इग्नोर करूंगा सर। बच्चा कह रहा है सर ये क्यों करोगे? ये 2001 की है। यस 2001 की है, बट 141 से पहले की है। 141 से पहले की इग्नोर करूंगा, और ये वाली इंप्रूवमेंट मैं लूंगा। तो आई कोई, आई कोई, हाँ जी आई कोई, तो 50,000। अब डिवाइड बाय ये 5 6 का रेट आ गया जी। अब 5 6 का रेट, 5 6 का रेट देखो जी 117, 5 6 का रेट है 117। तो 117 से डिवाइड करो, जिस ईयर में ट्रांसफर किया 301 उससे मल्टीप्लाई कर लो। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर इंडेक्सेशन कैसे करते हैं वो बता दो। अब भैया उसके लिए तो फिर आपको डिटेल क्लासेस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, आपके नोट्स होंगे आपके पास, याद कर लो, आपने कभी कभी ना कभी तो क्लासेस ली होंगी किसी ना किसी से। तो ये सारी बातें इंडेक्सेशन की आपने वहां पे की होंगी सर। अब मेरे ऊपर इतना प्रेशर मत डालो कि मैं इंडेक्सेशन समझा दूं। ठीक है सर, क्योंकि कैपिटल गेन में रेगुलर बैच में 14 लेक्चर लगते हैं, 14 15। अब 14 15 लेक्चर को मुझे 3 से 4 लेक्चर में खत्म करना है। तो मुझे रिवीजन करवानी है, रिवीजन करवानी है बढ़िया से। बट अगर आप डिटेल में थोड़ा लेके जाओगे ना, फिर हमारे कुछ टॉपिक छूट जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कुछ हमारा छूटे, हम जो करें तसल्ली से करें। तो देखो जी इंडेक्सेशन कर लो यहाँ पे, 6 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 301। तो 6 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 301, तो ये कॉस्ट हो गई जी 18,06,000। और इंप्रूवमेंट होगी 50,000 पे, डिवाइड बाय ये 5 6 का रेट है जी, 5 6 का रेट है 117 मल्टीप्लाई 301। इंप्रूवमेंट हो गई है जी 1,28,632 रुपए। और ईओटी मेरा कितने जी? ये तो इसको इंडेक्स नहीं करना, ईओटी मेरा 1 लाख है, ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपए हटा दो। अब ये चेक कर लो कितना कैपिटल गेन आएगा। 80 लाख में से 18,06,000 माइनस में 128,632 माइनस में 1 लाख रुपए, तो कैपिटल गेन आ गया जी 59 लाख। 59 लाख कितना आ गया था? 80 लाख माइनस में 18,06,000 माइनस में 128,632 माइनस में 1 लाख, 59,65,368। ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ गया जी। इस तरह से निकालते हैं। तो इंडेक्सेशन मैंने कैसे करा, चलो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं इंडेक्सेशन कैसे करते हैं। जिस ईयर में आपने खर्चा किया होगा, जिस ईयर में आपने खर्चा किया होगा उस ईयर के रेट से, रेट आपको दिए होंगे क्वेश्चन में, हमेशा रेट क्वेश्चन में दिए होंगे, रेट आपको याद नहीं करने सर। आपको सिर्फ रेट याद करना है 1 2 का 100 और करंट ईयर का 301, बाकी सारे रेट क्वेश्चन में दिए होंगे आपको। तो जिस ईयर में खर्चा किया होगा उससे डिवाइड करके, जिस ईयर में ट्रांसफर किया होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, रटने वाला बच्चा सुन ले जी मेरी बात, वो गलती करेगा घर के क्वेश्चन में, जिस ईयर में ट्रांसफर किया होगा उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस ईयर में ट्रांसफर किया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिस साल खर्चा किया होगा उससे डिवाइड करेंगे, आपका इंडेक्सेशन हो जाएगा, कैपिटल गेन आप निकाल लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जी। अब मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, लिखो जी। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1,
हाउस प्रॉपर्टी परचेज आपने की है 25 जून 1994। एग्जाम्पल 1 नहीं, दोनों एग्जाम्पल मैं एक साथ दे देता हूं, 1 और 2। ये 1 है, ये 2 है। ये परचेज किया आपने 8 लाख की, ये परचेज किया आपने 10 लाख की। ठीक है जी। FMV 141, FMV है जी 12 लाख, FMV 12 लाख है। SDV 141, SDV है 14 लाख, SDV है 11 लाख। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 25 दिसंबर 98, 50,000, 50,000। 25 मार्च 2001, 10,000, 10,000। 28 दिसंबर 2009, 20,000, 40,000। ठीक है जी, ये होगी इंप्रूवमेंट। सोल्ड एसेट आपने सेल की है, एसेट आपने एसेट सोल्ड, ये किया आपने 90 लाख। ये आपने सेल की है 25 मार्च 2020 को, और ये आपने सेल की 80 लाख की, 80 लाख, 25 नवंबर 2020। ठीक है, ये आपने सेल की है 90 लाख की 25 मार्च 20 को, और वो आपने सेल की 80 लाख की 25 नवंबर 20 को। ईओटी 1 लाख, 1 लाख। दोनों के कैपिटल गेन निकाल के आनी है जी आपको, दोनों के कैपिटल गेन निकाल के आनी है जी। क्वेश्चन आपके सामने है जी। अब देखता हूं क्या समझ में आपको आया, क्या नहीं आया जी। ठीक है, अगर दोनों कैपिटल गेन सही है, इट मींस कैलकुलेशन आपको समझ में आ चुकी है। अगर कैपिटल गेन गलत है तो भैया फिर बड़ी दिक्कत है जी, फिर बड़ी दिक्कत है, फिर ध्यान समझना पड़ेगा आपको जी। ठीक है जी, चलो जी। अब ये क्वेश्चन पता मैं कब चेक करूंगा, अब क्वेश्चन चेक करूंगा मंडे को जी। क्वेश्चन चेक करूंगा मंडे को, क्योंकि फ्राइडे आज हमारा है, सैटरडे हमारा प्रोफेशनल वालों का सेशन होता है, संडे हमारे डाउट सेशन है। मंडे को जो मेरी रिवीजन क्लास होगी क्वेश्चन करूंगा, और जो फिर अगले प्रोविजन कैपिटल गेन के होंगे उनके हम रिवीजन करेंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, मेरे से पहले एक बार प्लीज कैपिटल गेन आप पढ़ के आ जाया करो, क्योंकि सर अगर आप पहले पढ़ के नहीं आओगे ना, फिर मुझे लगेगा पता नहीं आपको याद आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं अगर एक बार पहले आप पढ़ के आओगे, मेरी स्पीड भी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, और कम से कम ये होगा कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है जी, चलो जी। अगर आपको अच्छा लगे तो क्या करना है जी, क्या करना है, ठोकने हैं लाइक, ठोकने हैं, ठोकने हैं, जल्दी ठोक ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो। और अगर अच्छा नहीं लगे तो यार डिसलाइक ठोको या ना ठोको, जो आपकी मर्जी है सर वो करो सर। मैं अपने मेहनत कर रहा हूँ, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। हम सब मिलकर अगर एक फैमिली की तरह काम करेंगे, हम बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास मेरी, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो, मस्त रहो, खुश रहो, जगमगाते रहो, सितारे बनो, अपनी मम्मी पापा के चांद के तारे बनो, और प्राउड फील कराओ उनको। खुश रहा करो, खुश रहा करो सर, जिंदगी का पता नहीं है, हमेशा खुश रहो, खुशियां बांटो। और ये दिलों में ना गीला शिकवा निकाल के ऐसे साइड में गिर दो, साइड में गिर दो, हमेशा खुशियां बांटो जी। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।